अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था पंजाब ड्रग रूल्स 2007, राइट। और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2। आज हम लोग इस चैप्टर 2 को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर 2 के शॉर्ट नोट्स को हम लोग एंड पे रीड आउट करेंगे। पहले हम लोग इसको बुक से पढ़ लेते हैं, राइट। सेक्शन 8, राइट। पंजाब ड्रग रूल्स 2007 का सेक्शन 8 हमें ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि रोकना किसी से डिस्क्लोजर, यानी कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप लोग जिसका ऐलान ना करना चाहो, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ को आप लोग डिस्क्लोज ना करना चाहो, ओपन ना करना चाहो, उस चीज़ से रोकना। आप लोग कहते हो कि एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफिशियल बिजनेस, ठीक है, अगर तो मकसद जो है वो ऑफिशियल बिजनेस नहीं है, ठीक है, या फिर कोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, तो एक इंस्पेक्टर को या फिर एक गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो डिस्क्लोज ना करे किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को, यानी कि जो कि एक ऐसा इंसान जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आप लोग कहते हो एक नाजायज़ इंसान, या फिर आप कहते हो गैर मुस्तनद पर्सन जो होगा, गैर मुस्तनद जो इंसान होगा, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए जो कि एक्वायर्ड बाय हिम, जो कि उस इंसान के पास मौजूद है। किसके पास? आपके इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो इंफॉर्मेशन को अगर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में है, यानी कि अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो उस दौरान किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि किसी भी दूसरे इंसान को वो मालूमात नहीं बताएगा। फिर इसका सेक्शन 9 ये कहता है कि फॉर्म ऑफ ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक, यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसके तहत आप लोग डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते स्टॉक को, यानी कि ज़ाया नहीं कर सकते स्टॉक को। आप कहते हो कोई भी के एक इंस्पेक्टर जो है रिक्वायरिंग अ पर्सन, अगर उसे कोई इंसान दरकार है, ठीक है, तो उसको नहीं वो करेगा, यानी कि उस ड्रग को या फिर किसी भी दूसरे मटेरियल को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। किसके तहत? शेल मेक द ऑर्डर अंडर द सेक्शन 18(1)(1), ठीक है, यानी कि सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज 1 के तहत वो क्या करता है, वो उस इंसान से मुतल्लिक जितनी भी ड्रग्स हैं या फिर दूसरा मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करता, ठीक है, मतलब कि उसको ज़ाया नहीं करेगा ऑफ द एक्ट इन फॉर्म 3, राइट। फिर आप लोग कहते हो सेक्शन 10 ये कहता है कि फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ पर्पस ऑफ टेकिंग सैंपल्स, यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसके तहत, यानी कि इत्तला की जाएगी किसके लिए, ऑफ पर्पस, किस मकसद से, ऑफ टेकिंग सैंपल, कि आपने सैंपल लिया है, ठीक है। इस मकसद से वो जो फॉर्म है, यानी कि फॉर्म ऑफ इंटीमेशन किस मकसद से है कि आपने जो सैंपल है वो लिया है, ठीक है, यानी कि अपने टेस्ट या एनालिसिस के लिए। आप कहते हो कोई भी इंस्पेक्टर अगर तो वो सैंपल लेता है किसी भी ड्रग का, किस मकसद से ले रहा है, टेस्ट या एनालिसिस के मकसद से ले रहा है, तो उसको चाहिए कि इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग द सैंपल, यानी कि इत्तला करे अपने उस सैंपल को लेने के मकसद को, ठीक है। और किसको इत्तला करना है? उस इंसान इंस्पेक्टर ने उस पर्सन को उस इंस्पेक्टर सॉरी उस पर्सन को इंटीमेट करना है, यानी कि इन्फॉर्म करना है जिससे वो सैंपल ले रहा है, ठीक है। और कैसे करेगा? फॉर्म 4 को फिल करके। और इसके साथ साथ अगर तो वो उस ड्रग को सीज कर देता है, बंद कर देता है इस्तेमाल करने से या किसी दूसरे मटेरियल को, तो उसको चाहिए कि वो रिसीट जारी कर दे, यानी कि रसीद जारी कर दे बंद करने की इन फॉर्म 5, ठीक है। यानी कि एक इंस्पेक्टर जो है अगर तो कोई भी सैंपल ले रहा है किसी इंसान से टेस्ट या एनालिसिस के नियत से, तो उसको चाहिए कि फॉर्म 4 के तहत वो उस इंसान को इन्फॉर्म करेगा, इत्तला देगा कि मैंने आपसे आपकी ड्रग जो है सैंपल के लिए ली है। दूसरी चीज़ कि अगर तो उसको लगता है कि नहीं ड्रग को सीज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए या किसी दूसरे मटेरियल को, तो उसको चाहिए कि वो रसीद जारी करेगा बंद करने की, रोकने की, इन फॉर्म 5 यानी कि 5 फॉर्म को फिल करके, राइट। अब सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि एक इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो एक पोर्शन ऑफ सैंपल या कंटेनर जो है उसको भेजे, सेंड करे किसे? गवर्नमेंट एनालिस्ट को, फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस थ्रू अ मेमोरेंडम इन फॉर्म 6, यानी कि फॉर्म 6 को फिल करते हुए वो जो है सैंपल को भेजेगा किसे? गवर्नमेंट एनालिस्ट को। किस नियत से? टेस्ट और एनालिसिस, यानी कि जांच पड़ताल की नियत से,
थ्रू अ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम यानी कि रिटन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि तहरीरी जो भी मेन हदायत हैं उसके तहत इन फॉर्म 6 को फिल करते हुए। ये मेमोरेंडम जो होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिकॉर्ड के तौर पे, ठीक है, रिकॉर्ड के तौर पर कि हाँ जी हमने आपके पास सैंपल भेजा था और हमने ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी थी, चाही थी, ठीक है। अब सेक्शन 10 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि एक इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो सेंड करे स्पेसिमन इम्प्रेशन, यानी कि एक स्पेसिमन सैंपल के तौर पर इम्प्रेशन भेजे ऑफ हिज सील, अपनी मोहर की। वो एक क्या करेगा, वो एक सैंपल भेजेगा, ठीक है, यानी कि एक नमूना भेजता है अपने मोहर की टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका मकसद ये होता है कि जब आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट उस चीज़ को रिसीव करता है, उस सैंपल को रिसीव करता है, तो वो उस सील के साथ यानी कि उस मोहर के साथ जो है वो कॉपी करता है, यानी कि जो सील आपने सैंपल पे लगाई और जो आपने स्पेसिमेन भेजा वो दोनों के दोनों सेम हैं या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या कहते हो, आप कहते हो कि ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट, सेक्शन 11 ये कहता है कि आपके गवर्नमेंट एनालिस्ट की फ्राइज कौन कौन से हैं। नंबर 1, जो आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसको चाहिए कि वो टेस्ट और एनालिसिस कंडक्ट करवाए आपके ड्रग के सैंपल की जो उसको भेजे गए हैं अंडर द एक्ट और द रूल्स, ठीक है, यानी कि एक्ट के तहत या रूल्स के तहत, कवानीन के तहत जो गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास जितने भी सैंपल्स आए हैं टेस्ट के लिए उनकी वो रिपोर्ट बनाए, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करे और फिर उसको चाहिए कि शेल फर्निश रिपोर्ट, यानी कि वो उसको पहुंचाए, फर्निश पहुंचाए रिपोर्ट को द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड एनालिसिस इन फॉर्म 7, यानी कि फॉर्म 7 को फिल करते हुए वो टेस्ट और एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो पहुंचाएगा। नंबर 2, या आप कहते हो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ये कहता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो टेस्ट और एनालिसिस करेगी, जांच पड़ताल करेगी, टेस्ट करेगी सैंपल ऑफ द ड्रग की जो उसको भेजे गए हैं इन राइटिंग बाय एन इंस्पेक्टर, यानी कि लिखत के साथ। किसने भेजा उसको, इंस्पेक्टर ने भेजा है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भेजा उसको वो सैंपल, या फिर किसी भी दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने, इदारे ने भेजा उसको जांच पड़ताल के लिए, तो वो उसकी इंस्पेक्शन करेगा यानी कि टेस्ट और एनालिसिस करेगा। और इसके साथ साथ एंड शेल फर्निश द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड एनालिसिस टू द इंस्पेक्टर, और इसके साथ साथ उसको चाहिए कि वो पहुंचाए रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, यानी कि उन टेस्ट की जो रिजल्ट की जो रिपोर्ट है वो उसको पहुंचाएगा किसको, अगर तो इंस्पेक्टर ने भेजा था सैंपल तो इंस्पेक्टर को भिजवाएगा, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भेजा था तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजेगा, और अगर तो किसी दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने, किसी इदारे ने भेजा, पब्लिक इदारे ने भेजा था तो उस पब्लिक इदारे को वो रिपोर्ट भिजवाएगा, ठीक है। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो भेजे अपनी मंथली रिपोर्ट, किसको भेजे, गवर्नमेंट को अपनी मंथली रिपोर्ट भेजेगा कि उसने माहाना कितने टेस्ट किए, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल्स टेस्टेड एंड एनालाइज्ड, इनके सैंपल्स जितने उसने टेस्ट किए और एनालाइज किए अपने इस मंथ के दौरान, इस महीने के दौरान, फॉर पब्लिकेशन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बिना किसी दबाव के, यानी कि अपने हिसाब से जो उसको ठीक लग रहा था उस हिसाब से वो रिपोर्ट बनाता है और वो गवर्नमेंट को भेजेगा। एंड शेल फर्निश सच अदर इंफॉर्मेशन, और इसके साथ साथ वो पहुंचाएगा दूसरी मालूमात एज में बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि दरकार होंगी हुकूमत के लिए, ठीक है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो कि हुकूमत को चाहिए वो तमाम तर इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएगा, राइट। अब इसके बाद आप लोग कहते हो कि सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग आप लोग बात करते हो कि प्रोसीजर ऑन द रिसीट ऑफ सैंपल्स फ्रॉम द इंस्पेक्टर्स, यानी कि वो प्रोसीजर जब आप लोग हासिल कर लेते हो कोई सैंपल को, ठीक है, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, ऑन रिसीट ऑफ द सैंपल ऑफ द ड्रग फ्रॉम एन इंस्पेक्टर, जब कभी कोई भी इंस्पेक्टर की तरफ से जो ड्रग का सैंपल मीन रिसीव कर लिया गया है तो क्या होगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट शैल कंपेयर द सील्स, गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो कंपेयर करे, मवाजना करे मोहर का जो पैकेट पे लगी हुई है और उसके साथ साथ स्पेसिमन इम्प्रेशन जो उसने कॉपी भेजी थी यानी कि नमूना भेजा था अपने मोहर का, उसके साथ जो उसने मीन रिसीव की है, ठीक है, उसके साथ वो मीन इन दोनों की दोनों मोहर का मवाजना करेगा कि वो सेम है या नहीं,
इसके साथ साथ एंड शेल्फ नोट द कंडीशन ऑफ द सील ऑन द पैकेज, पैकेज जो उसके पास पहुंचा है उसके ऊपर मोहर की जो हालत है उसको भी नोट करता है। एंड आफ्टर द टेस्ट एंड एनालिसिस हैज बीन कंप्लीटेड, और जब टेस्ट और एनालिसिस मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि जितने टेस्ट उसने करने थे वो भी मुकम्मल हो गए, जितनी जांच पड़ताल थी वो सारा कुछ उसने मुकम्मल कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसको चाहिए कि फोर्थ विद, यानी कि इमीडिएटली फौरन से वो सप्लाई करेगा टू द इंस्पेक्टर, ठीक है, एंड द बोर्ड। क्या सप्लाई कर रहा है इंस्पेक्टर और बोर्ड को? रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड एनालिसिस, यानी कि सबसे पहले जब गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो सैंपल हासिल कर लेता है इंस्पेक्टर की तरफ से, तो वो मवाजना करता है कि दोनों चीज़ों पर, यानी कि आपके सैंपल के ऊपर और दूसरा आपके जो उसने मीन एक आपके पैकेट के ऊपर, और दूसरा जो आपका स्पेसिमेन था उसने भेजा था, यानी कि कॉपी भेजी थी अपने मोहर की, उन दोनों को मवाजना करेगा। उसके बाद वो टेस्ट और उसके बाद वो पैकेज की हालत नोट करता है, और उसके बाद टेस्ट और एनालिसिस करने के बाद फ़ौरन से अब जो रिपोर्ट होगी टेस्ट और एनालिसिस की वो इंस्पेक्टर और बोर्ड को भेज देगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि फ़ी फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द ड्रग्स, यानी कि जो टेस्ट की जो फीस होगी वो कितनी होगी, ठीक है, ऑफ द ड्रग। आप कहते हो कि एक गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो हासिल मीन रिसीव कर सकता है सैंपल ऑफ द ड्रग फ्रॉम अ पर्सन, किसी इंसान से ले सकता है, जो कि नहीं होगा इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, कोई हुकूमती अदारा ना हो, बेशक कोई हुकूमती डिपार्टमेंट ना हो, ठीक है, महकमा ना हो, या फिर इंस्पेक्टर के सिवा किसी दूसरे इंसान से भी वो सैंपल ऑफ द ड्रग ले सकता है जांच पड़ताल के लिए। और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि वो जो सैंपल ऑफ द ड्रग उसने हासिल किया था किसी दूसरे इंसान से फ्रॉम अ पर्सन, द गवर्नमेंट एनालिस्ट शेल चार्ज फी, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो उससे फीस लेगा उस टेस्ट और एनालिसिस की ऑफ द सैंपल एट द रेट स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल सी, जो भी मीन जो फीस लिखी गई है स्केड्यूल सी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग वो उससे टेस्ट और एनालिसिस की जो है वो फीस लेगा, राइट। अब हम लोग इसको शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। सेक्शन 8 में हमने पढ़ा कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंस्पेक्टर है या गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसको चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे, ठीक है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी दूसरे इंसान को वो लीक आउट ना करे। फिर सेक्शन 9 में हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म ऑफ ऑर्डर नॉट टू डिस्पोज ऑफ द स्टॉक, यानी कि जो भी इंस्पेक्टर है उसको चाहिए कि अगर तो उसके पास उसको एक इंसान चाहिए, ठीक है, रिक्वायरिंग अ पर्सन, तो उसको चाहिए कि वो डिस्पोज ऑफ ना करे, यानी कि ज़ाया ना करे किसी भी ड्रग को या फिर दूसरे मटेरियल को अंडर द सेक्शन 18(1) इन क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट इन फॉर्म 3, ठीक है, यानी कि फॉर्म 3 के तहत जो है वो इंसान जो होगा इंस्पेक्टर जो होगा वो ड्रग को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा, ज़ाया नहीं करेगा, किस रूल के तहत? अंडर सेक्शन 18(1) ऑफ क्लॉज 1, ठीक है। फिर कहते हैं सब सेक्शन 10, यानी कि फॉर्म ऑफ इंटीमेशन ऑफ द पर्पस ऑफ टेकिंग सैंपल, के अगर तो जो इंस्पेक्टर है वो किसी भी इंसान से सैंपल हासिल करता है तो उसको चाहिए कि वो इंटीमेट करे, यानी कि इंटीमेशन करे, इतला दे, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं सब सेक्शन 1 में क्या कहा जाता है कि जो इंस्पेक्टर है उसको चाहिए कि वो इन्फॉर्म करे उस इंसान को जिससे वो सैंपल ले रहा है फॉर्म 4 को फिल करके, और वो उसको इशू कर देगा रिसीट, यानी कि रसीद, अगर तो उसने सीजर्स की है, यानी कि रोकथाम की है कि आपने ड्रग को इस्तेमाल नहीं करता, किसके तहत? फॉर्म 5 को फिल करके। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि एक इंस्पेक्टर को चाहिए कि सैंपल को सेंड करे, यानी कि भेजे गवर्नमेंट एनालिस्ट को विद मेमोरेंडम, यानी कि लिखत के साथ, कैसे? इन फॉर्म 6 को फिल करके वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजेगा। और सब सेक्शन 3 ये कहता है कि इंस्पेक्टर को चाहिए कि वो कॉपी भेजे अपनी मोहर की, सील की। सब सेक्शन 11 में हमने पढ़ा कि ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो टेस्ट को कंडक्ट करेगा जो उसको भेजी गई थी अंडर द एक्ट एंड शेल फर्निश रिपोर्ट इन फॉर्म 7, और उसको चाहिए कि वो फर्निश करेगा, यानी कि भेजेगा, ठीक है, भेजेगा इंफॉर्मेशन रिजल्ट की रिपोर्ट को कैसे? फॉर्म 7 को फिल करके। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सब सेक्शन
2 इसका ये कहता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो टेस्ट और एनालिसिस को कंडक्ट करवाएगा जो उसके पास भेजे गए थे वो सैंपल्स जिसने भेजा था। किसने भेजा था? इंस्पेक्टर ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या फिर किसी दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने जो उसके पास सैंपल भेजा था, उसकी भी जांच पड़ताल करवाएगा और उसको भिजवाएगा वापसी रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। और इन सबको जिन्होंने भी उसको वो सैंपल भेजा था उनको वो टेस्ट की और एनालिसिस की रिपोर्ट बनाकर भेजेगा। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो फॉरवर्ड करे अपनी मंथली रिपोर्ट ऑफ द टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द ड्रग टू द गवर्नमेंट को वो भेजेगा मंथली रिपोर्ट, ठीक है, कि उसने एक महीने में कितने टेस्ट किए थे, कितने एनालिसिस की थी। फिर सब सेक्शन 12 ये कहता है कि प्रोसीजर क्या होगा अगर तो एक इंस्पेक्टर की तरफ से सैंपल भेजा गया है। ऑन रिसीट ऑफ द सैंपल फ्रॉम द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की तरफ से अगर सैंपल भेजा भेजा जो गया था वो रिसीट मीन अब आपने रिसीव कर लिया है, तो फिर क्या होगा कि जब आप लोग सैंपल को रिसीव कर लोगे तो गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो कंपेयर करे मोहर को, ठीक है, विद स्पेसिमन। जो मोहर उसके पैकेज पे लगी हुई थी उसको स्पेसिमन इंप्रेशन जो उसने कॉपी भेजी थी अपने अपने मोहर के, उसके साथ वो मवाजना करता है और इसके साथ साथ वो नोट करता है कि आपके पैकेज के जो मोहर है उसकी कंडीशन कैसी है, हालत कैसी है। और उसके बाद वो सैंपल का टेस्ट और एनालिसिस करने के बाद वो जो रिपोर्ट है उसको फौरी तौर पर भिजवा देगा इंस्पेक्टर और बोर्ड को। सेक्शन 13 क्या कहता है कि फीस फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ द ड्रग्स, यानी कि आप लोग अगर टेस्ट और एनालिसिस करवाए जाते हैं ड्रग की तो उसकी फीस कितनी होगी। तो ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो रिसीव कर सकता है ड्रग सैंपल को किसी इंसान से जो कि नहीं होगा इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इन तीन इदारों इन इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के अलावा भी जो आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो जो है वो सैंपल को रिसीव कर सकता है। और गवर्नमेंट एनालिस्ट को चाहिए कि वो चार्ज करे फीस, ठीक है, फॉर द टेस्ट एंड एनालिसिस एट द रेट स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल सी, यानी कि जो शेड्यूल सी के अंदर जो भी फीस लिखी गई है उसके तहत वो चार्ज भी करेगा आपके टेस्ट और एनालिसिस की। कब? जब वो जो सैंपल है वो रिसीव किया गया है फ्रॉम अ पर्सन, किसी दूसरे इंसान से अगर रिसीव किया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये ऑल द टाइप्स ऑफ फीस जो होगी कुड बी चेंज्ड टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट, यानी कि वक्तन फवक्तन जो आपकी फीस का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो सकता है आपके गवर्नमेंट के साथ साथ, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम लोगों ने पंजाब ड्रग रूल्स 2007 का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आए देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।